गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या जानेंगे? तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में ये हम लोग का दूसरा वीडियो है और आज हम लोग इनकम यानी नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले यह जान लीजिए कि नेशनल इनकम आखिरकार होता क्या है या क्या चीज़ है। सिंपल एक घर से इसको आप समझ सकते हैं कि एक घर है, वहाँ पर 5 व्यक्ति हैं। कल्पना कीजिए उसमें से मात्र 2 व्यक्ति कमाते हैं, 3 व्यक्ति न कमाता हो। इन दोनों व्यक्तियों में एक व्यक्ति मात्र 100 रुपये कमा रहा है मात्र, और दूसरा व्यक्ति कितना कमा रहा है तो वह आपको मान लेते हैं कि वह 1 लाख कमा लिया। चलिए मान लेने में क्या जाता है, 1 लाख। क्लियर, 1,01,100 रुपया कमाया कितने व्यक्ति? 5 व्यक्ति। अब इन लोगों का इनकम कितना निकलेगा पर कैपिटा? तो 20 से भाग दिया, यानी कि प्रति व्यक्ति 20,020 रुपया कमा रहे हैं प्रति व्यक्ति। तो यही राष्ट्रीय आय है। यानी इससे मतलब आपको क्या पता चला कि राष्ट्रीय आय से सिर्फ और सिर्फ देश का जो कुल नेट इनकम है उसमें जो वहाँ पर निवास करने वाले जो जनता है उससे उनको डिवाइड कर दीजिए और जो अमाउंट आएगा वही नेशनल इनकम है। लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं। क्या? इससे आपको यह तो पता चल गया कि इस घर की आय 20,020 रुपये प्रति मंथ है। क्या? तो समझेंगे कि अरे भाई ये घर तो विकसित है। लेकिन इस घर में तो एक व्यक्ति था, वही तो अकेले 1 लाख कमा रहा था, दूसरा व्यक्ति मात्र 100 रुपये कमाता है, 3 व्यक्ति तो बेरोजगार हैं। तो क्या सबके 5 व्यक्ति एक समान कमा रहे हैं? न कमा रहे हैं। इससे पता चला? नहीं चला। तो इसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं राष्ट्रीय आय। भारत में राष्ट्रीय आय का इतिहास देखिए। राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति आय, एक राष्ट्रीय आय यानी कि जो देश का टोटल इनकम, और प्रति व्यक्ति उसमें प्रति व्यक्ति से भाग दे दीजिए तो वह प्रति व्यक्ति आय हो गया। देखिए भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम और प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम। आय की गणना का प्रथम प्रयास दादाभाई नौरोजी ने वर्ष 1867 से 68 में किया था। नौरोजी ने उनके आकलन के अनुसार 1868 ईस्वी में प्रति व्यक्ति आय भारत में क्या थी तो मात्र 20 रुपये थी। सिर्फ एफ सिराज, यहाँ नाम देखिए, एफ सिराज ने वर्ष 1911 में प्रति व्यक्ति आय 49 रुपये बताया। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व इस दिशा में प्रथम आधिकारिक प्रयास वाणिज्य मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा किया गया। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। डॉक्टर आर गाडगिल तथा वी राव इस समिति के सदस्य थे। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं यानी फाइनल गुड्स तथा सेवाओं का जो प्राइस होगा वह क्या हो गया? आर्थिक आय हो गया। यानी कि इसको क्या कहेंगे हम लोग? जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी एक वर्ष में किसी देश के द्वारा टोटल पूरा का पूरा उत्पादित किया गया वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य, वह उस देश का मान लेते हैं कि वह टोटल क्या है तो वह उसका जीडीपी है। उसमें से खर्चा घटा देंगे तो वह उसका इनकम हो जाएगा, तो वह उसका इनकम हो गया। और उसमें पूरी जनता से भाग दे देंगे तो वह वहाँ के जनता का पर कैपिटा इनकम हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल और 31 मार्च पर आधारित है। भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में हुआ। राष्ट्रीय आय के आकलन एवं प्रकाशन के लिए यही उत्तरदायी है। अब तो एनएसएसओ हो गया। इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी संगठन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की मदद करता है। अब तो पूरा का पूरा यही हो गया, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ही प्रमुख हो गया। साइमन क्रूजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है। किसको? तो साइमन क्रूजनेट्स को, जिन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। राष्ट्रीय आय की लागत तो देखिए, किसी अर्थव्यवस्था की आय यानी इसकी कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना या तो साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट एफसी पर की जाती है या फिर बाजार लागत यानी मार्केट प्राइस यानी एमपी पर की जाती है। फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या? कोई वस्तु है, हमको ये मान लेते हैं बिस्कुट बना रहे हैं, तो इसको बनाने में कितना खर्चा आया तो वह फैक्टर कॉस्ट हो गया। और मार्केट प्राइस, यह जो वस्तु है इसका बाजार में रेट क्या है उस आधार पर लगा लेंगे तो वह मार्केट प्राइस है। साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट, यह मूलतः निवेश की गई
निवेश की गई लागत होती है जिसे उत्पादक उत्पादन प्रक्रिया में के दौरान लगाता है, जैसे पूंजी की लागत, ऋणों पर ब्याज, कच्चा माल, श्रम, किराया, बिजली आदि। अर्थात किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपयोग या प्रयुक्त उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य को साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। इन वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के दौरान इन कारकों की लागत का आकलन करते हैं। इसके बाद उस वस्तु या सेवा का मूल्य निर्धारित किया जाता है। साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष तौर पर उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है, परंतु कोई अगर अनुदान यानी सब्सिडी प्राप्त किया गया तो उसे साधन लागत में शामिल किया जाएगा, क्योंकि सब्सिडी तो छूट है। दूसरा होगा बाजार लागत यानी मार्केट प्राइस। बाजार लागत वह मूल्य है जिसे एक उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु एवं सेवा को खरीदते समय किसी विक्रेता को अदा करना पड़ता है। बाजार लागत वस्तु एवं सेवा के साधन लागत पर अप्रत्यक्ष कर, अब क्या हो गया तो जीएसटी आ गया है। सब पहले था सेन वैट, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, और था सीएसटी आदि बहुत सारे थे। अब जीएसटी है, सॉरी सीएसटी नहीं, जोड़ने के बाद निकाली जाती है। यानी बाजार मूल्य पर पहुंचने के लिए साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है, जबकि सरकार द्वारा दी गई अनुदान को साधन लागत में से घटा लिया जाता है, क्योंकि साधन लागत निर्धारण के दौरान के समय ही उसकी गणना कर ली जाती है। यानी कि बाजार लागत में कर को जोड़ा जाएगा और जो अनुदान था उसको घटा लिया जाएगा, जबकि जो फैक्टर कॉस्ट था उसमें सरकार के कर को नहीं जोड़ा जाएगा और जो अनुदान दिया गया था उसको जोड़ लिया जाएगा। मूल्य वर्धन की धारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड, मतलब क्या होगा, सिंपल समझिए, कोई गेहूं है और गेहूं को इसको सिंपल बेच दिया जा रहा है, तो मान लेते हैं कि अभी यह 19 रुपये केजी बिकेगा, लेकिन इसी को कोई अगर आटा के रूप में बेचेगा तो चलिए 22 रुपये, लेकिन इसी आटे को कोई अगर बिस्किट बना देगा या ब्रेड बना दिया कुछ कर देगा तो यह 40 रुपये के भाव से बिके, कल्पना कीजिए। या कोई अगर पकौड़ा तल दे तो यह तो और ज़्यादा रेट में बिक जाएगा। तो वही मूल्य वर्धन करना है यानी वैल्यू एडिट करना है, यानी कि आप लोहे को सिर्फ अयस्क के रूप में बेच दे रहे हो या उसका कार और गाड़ी बनाकर बेच रहे हो, ये आप पर निर्भर करता है, जैसा बेचोगे वैसा पैसा कमाओगे। मूल्य वर्धन की धारणा क्या है, तो राष्ट्रीय उत्पाद या घरेलू उत्पाद का सही मूल्य निकालने के लिए जिससे कोई वस्तु तथा सेवा दोहरी गणना में न आ जाए, यानी माध्यमिक वस्तुओं या प्रयुक्त आगतों को आकलन में आने से रोकने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे ही मूल्य वर्धन विधि कहते हैं, यानी कि कैस्केडिंग इफेक्ट। मतलब क्या समझे, कल्पना कीजिए कि 1 किलो कोई गेहूँ बेचा, वह 20 रुपये का था, फिर वह बिस्किट बेचा 1 किलो तो वह 40 का था, और इसी को मान लेते हैं 2 ही स्तर, ठीक है, 20 रुपये तो बेचा, इस पर अगर उसको 10% टैक्स लग गया तो क्या हो गया, यह 22 का आ गया। फिर यह 22 यहाँ 40 रुपये में जब बिक रहा है, इस 40 का भी 10% टैक्स लगेगा तो क्या होगा, 40 में बिकेगा। यानी यहाँ पर 4 रुपया टैक्स लगता है, यहाँ पर 2 रुपया, लेकिन दुख की बात है कि 40 रुपया में तो यह 2 रुपया भी ऐड है, इसी को कहा जाता है कैस्केडिंग इफेक्ट। तो देखते हैं, मूल्य वर्धन किसी उत्पादक इकाई द्वारा उत्पादित उत्पाद की इकाई के बाजार मूल्य में उस उत्पादक इकाई के अंशदान को प्रदर्शित करता है। सकल मूल्य वर्धन यानी जीवीए को सामान्यतः उत्पाद के मूल्य माध्यमिक वस्तुओं के उपयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है। मूल्य वर्धन उत्पादन प्रक्रिया में श्रम, पूंजी तथा अन्य साधनों के योगदान को प्रदर्शित करता है। जब हम इसमें उत्पाद पर लगे करों के मूल्य को जोड़ देते हैं तथा उसमें से उत्पाद अनुदान को घटा देते हैं तो सभी निवासी यानी सभी जो उत्पादक इकाइयों के ऐसे मूल्य वर्धनों का योग ही जीडीपी होता है। अतः किसी भी राष्ट्र का जीडीपी सकल मूल्य वर्धन यानी जीवीए का योग होता है, जिसमें ह्रास नहीं निकाला गया। ह्रास मतलब क्या कि प्रत्येक वर्ष अगर कोई कंपनी है जो मशीन है, कारखाने हैं, वो तो खर्च हो रहा है ना, वह खरातो घिस रहा है, उसी को ह्रास मूल्य करते हैं। अगर उसको घटा लेंगे तो वह नेट होगा। तथा अनुदान का समायोजन किया जाता है, अनुदान का भी समायोजन करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो सिंपल जीडीपी है भी। भारत आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आय की गणना साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट पर करता है, जबकि 2015 से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना बाजार मूल्य यानी मार्केट प्राइस पर की जा रही है, जो वास्तव में बाजार लागत यानी मार्केट प्राइस पर ही है। सकल मूल्य वर्धन यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए में
उत्पाद करों को शामिल करने के बाद बाजार मूल्य ज्ञात होता है। उत्पाद कर केंद्र एवं राज्यों के अप्रत्यक्ष कर है। हम लोग सुनते हैं कि भारत का जो अभी जीडीपी है 2.94 ट्रिलियन हो गया है, लेकिन अगर यह क्या है तो मार्केट प्राइस पर है, लेकिन अगर फैक्टर क्वेश्चन यानी रियल सोच बताया जाए कि जो रियल में भारत का कितना है अभी जीडीपी, यह भी 1.5 ट्रिलियन ही है। आगे देखेंगे, आगे देखिए, चालू एवं स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। इसका मतलब क्या हुआ? एक होता है चालू कीमत, मतलब कि प्रत्येक वर्ष किसी वस्तु का कितना प्राइस हुआ, चालू वस्तु है। अगर 1 केजी के हिसाब से चलते हैं, इस वर्ष वो 10 का था और इस वर्ष 12 रुपये का था, तो हम लोग का जीडीपी कितना बढ़ गया प्रति व्यक्ति? 2 रुपया इसको इनकम हो गया, यानी 20% बढ़ा। लेकिन उत्पादन तो कुछ ना बढ़ा, यानी स्थिर कीमत पर क्या बढ़ा? 0। स्थिर कीमत पर बढ़ने के लिए यह 10, पहले 1 किलो उत्पादन था, आज 2 किलो करेंगे, यानी पहले 10 रुपये इनकम था तब 20 रुपये, यानी अब 10 रुपये रियल में इनकम हुआ। देखिए, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय, जब राष्ट्रीय आय को प्रचलित बाजार मूल्यों पर मापा जाता है तो उसे चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय को ही मौद्रिक आय कहते हैं। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान एक राष्ट्र के सामान्य नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त अंतरिम वस्तुओं एवं सेवाओं यानी फाइनल गुड्स एंड सर्विस के उस मौद्रिक मूल्य से है जिसे किसी आधार वर्ष के मूल्य पर मापा जाता है। इसे ही वास्तविक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। किसी देश के आर्थिक विकास का सही सूचक स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय ही है, और यह भारत का बहुत कम है, कितना है? 1.5 ट्रिलियन डॉलर है। प्रचलित बाजार मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में से मुद्रास्फीति यानी महंगाई को की वृद्धि को घटा लीजिए, जब वो जो रियल आएगा वही प्रति व्यक्ति आय है। इसी तरह महंगाई को घटा लीजिएगा तो देश का जो जीडीपी है अब समझ जाइएगा कितना बढ़ा है। अर्थात प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर का मूल्य स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर के मूल्य की अपेक्षा अधिक होगा। अतः यह अंतर क्या कहलाएगा? तो मुद्रास्फीति यानी महंगाई बढ़ गया। किसी भी देश के राष्ट्रीय आय में निम्न को शामिल नहीं किया जाता। क्या क्या देख लीजिए, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, यानी राष्ट्रीय आय जीडीपी में जो होगा उसमें क्या होगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेट नेशनल इनकम या राष्ट्रीय, इसमें क्या होगा? तो मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य नहीं, जैसे कि एक कार है, अगर कार का प्राइस शामिल कर ले रहे हैं तो उसके टायर का, उसके स्टीयरिंग का, उसके हेडलाइट का मूल्य उसमें शामिल न करेंगे। फिर पुरानी वस्तुओं के मूल्य को भी शामिल न करेंगे। घरेलू सेवाओं अथवा कार्य, यानी कि घर में माताजी खाना बनाती हैं या जो घर की महिलाएं जो काम करती हैं उसको भी शामिल नहीं किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे कि अंशपत्र, ऋण पत्र आदि के क्रय विक्रय को भी शामिल न किया जाएगा। हस्तांतरण भुगतान, यानी जैसे कि पेंशन, वजीफा को भी शामिल न किया जाएगा। बाप ने बेटे को दे दिया और इसको हम लोग जीडीपी में शामिल कर दे तो न होगा। और विदेशों से प्राप्त उपहार, इसको भी जीडीपी में शामिल न किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पाद पद्धति और राष्ट्रीय पद्धति आय पद्धति यानी उत्पादन पद्धति और आय पद्धति दोनों का सहारा लिया जाता है। इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे तो राष्ट्र का आय निकालते हैं, यानी कि नेशनल का इनकम। उत्पाद व पद्धति, इसके तहत माल और सेवाओं के शुद्ध मूल्य वृद्धि का आकलन किया जाता है। इसका प्रयोग कृषि, वानिकी, पशुपालन, खनन और उद्योग क्षेत्र में किया जाता है। इसको मूल्यवर्धित पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। और आय में मतलब क्या होगा? इनकम। इसके अंतर्गत उत्पादन के घटकों के लिए किए गए भुगतानों का योग किया जाता है और इसका प्रयोग परिवहन, प्रशासन और व्यापार जैसे सेवा प्रदाता की जीडीपी का आकलन करने के लिए किया जाता है। कौन? तो आय पद्धति। आय में क्या होगा? तो सेवा प्रदाता की जीडीपी का। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं तथा उसके बीच संबंध। जैसे राष्ट्रीय आय की मूलतः 2 धारणाएं हैं। एक होगा घरेलू उत्पाद यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट और दूसरा होता है राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेशनल प्रोडक्ट। घरेलू उत्पाद मतलब किसी देश की आर्थिक सीमा, तो आर्थिक सीमा मतलब यह भारत है, तो आर्थिक सीमा कहाँ तक होगा? तो यहाँ देखिए, इसके बगल में 12 नॉटिकल मील वह टेरिटोरियल वाटर सी है, तो भारत का जो आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक होगा? 400 किलोमीटर, जहाँ तक 200 नॉटिकल माइल तक, जहाँ तक भारत सरकार कुछ कर सकता है, टैक्स वसूल सकता है। फिर यह सीमा भारत का जो एमबीसी है, जहाँ पर भारतीय झंडा लगा हुआ वह है भारतीय जहाज, भारत के पनिया जहाज या ये हवाई जहाज, ये सब भारत के टेरिटरी में आते हैं। यानी जो भारत की जो आर्थिक सीमा किसी देश की होगी वह उसके पॉलिटिकल मैप से बड़ा होता है।
तो आर्थिक सीमा में स्थित निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय, यानी भारत के जो टेरिटरी में विदेशी व्यक्ति भी कमा रहे हैं वह भी भारत के ही माने जाएंगे। क्लियर? इसका मतलब क्या समझे? सिंपल घरेलू उत्पाद यानी भारत का जो क्षेत्र है इसमें कोई भी भारत का हो या अमेरिका का हो, कहीं का भी हो, जो कमा लिया वह क्या है, तो वही उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे। क्लियर? मतलब देखिए, घरेलू उत्पाद बराबर यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट नाम ही है, यानी घरेलू आय में निवासियों का हिस्सा प्लस घरेलू आय में गैर निवासियों का हिस्सा, तो वह घरेलू उत्पाद। अब राष्ट्रीय उत्पाद यह क्या होगा, यहाँ देखिए, तो नेशनल प्रोडक्ट, तो किसी देश की आर्थिक सीमा के भीतर तथा बाहर निवासियों द्वारा अर्जित आय को राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तो इसका निर्धारण कैसे होगा, राष्ट्रीय उत्पाद बराबर घरेलू आय यानी देश में जो कमा लिए इसमें से माइनस करेंगे, यानी शेष विदेश की विश्व को भुगतान की गई साधन है, यानी कि जो विदेशी व्यक्ति यहाँ काम कर रहा था तो वह पैसा तो अपने देश ले जाएगा, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी या एंड्रॉयड फ़ोन या चीन का सामान खरीदते हैं तो वो पैसा चीन में चला गया, उसको घटा लीजिए। प्लस सुंदर पिचाई जो अमेरिका में बैठे हैं वह अगर भारत में आते होंगे या उनके मम्मी पापा भारत में हैं तो पैसा भारत भेजेंगे, तो वह भारत के आय में माना जाएगा। और घरेलू आय माइनस, यही मतलब राष्ट्रीय उत्पाद बराबर घरेलू आय में से घटा लेंगे क्या, माइनस शेष विश्व की भुगतान की गई साधन आय, और उसमें जोड़ लेंगे भारतीयों के द्वारा विदेश में अर्जित किया गया पैसा, या घरेलू आय माइनस शेष विश्व से निवल प्राप्ति, यह भी कर सकते हैं। देश से जितना इनकम हो गया उसमें से क्या घटा लेंगे, तो उसमें से घटा दीजिए जो हम लोग अपना पैसा बाहर भेज दिए, जो हम लोग का डिफिसिट रहा, यानी कि विदेश से पैसा गया, विदेशी व्यक्ति जो कमा रहे थे वो यहाँ से शेष लेकर चलेगा, निवल यानी जो काट कपट कर कहेंगे, यानी भारतीय व्यक्ति जो बाहर कमाए उसको माइनस करके अगर वो भारत में विदेशी व्यक्ति अधिक कमा रहे हैं तो वो ले जाएंगे, तो वही क्या होगा, तो वह भारत का राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। जब किसी धारणा के साथ सकल यानी ग्रॉस जुड़ा हो तो इसका मतलब होगा कि स्थिर पूंजी उपभोग या ह्रास यानी डिप्रेशन को घटाया नहीं गया है, यानी कि यह चालू कीमत पर है। जब हम सकल धारणा में स्थिर पूंजी के उपयोग या ह्रास के मूल्य को घटा देते हैं तो इसे ही हम लोग नेट इनकम यानी निवल या शुद्ध कहेंगे, ओरिजिनल है। निवासी यानी निवासी की धारणा एक आर्थिक धारणा है, राजनीतिक नहीं। यह आवश्यक नहीं है कि निवासी उस देश का नागरिक भी हो। एक निवासी वह व्यक्ति है जिसके आर्थिक हित का केंद्र बिंदु वह आर्थिक या घरेलू क्षेत्र होता है जिसके संबंध में हम बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय आय की दो धारणाएं घरेलू उत्पाद तथा राष्ट्रीय उत्पाद के अतिरिक्त से सभी धारणाएं इन्हीं का प्रतिरूप या इन्हीं पर आधारित। अब हम लोग देखेंगे सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर यानी भीतर स्थित निवासी उत्पादक तथा गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में सभी उद्यमियों, चाहे वो भारत के हों या बाहर के हों, के द्वारा सकल मूल्य वृद्धि को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसका आकलन राष्ट्रीय एवं निजी उपभोग, सकल निवेश, सरकारी एवं व्यापार शेष के योगफल के द्वारा किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद के उपयोग तो जीडीपी में होने वाले वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है। दूसरा, यह परिमाणात्मक दृष्टिकोण है, इसके आधार से देश की आंतरिक शक्ति का पता चलता है, लेकिन इससे उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता का पता नहीं चलता है, यानी कि यह मात्रा बताता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की ओर से सदस्य देशों का तुलनात्मक विश्लेषण इसी के आधार पर किया जाता है। साधन लागत पर घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मतलब लागत कॉस्ट यानी जीडीपी क्या होगा, तो देखिए किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन एवं उपभोग या प्रयुक्त उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य का साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि वह प्रत्यक्ष तौर पर उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं है, वह तो बाजार में आएगा। परंतु यदि कोई अनुदान मिलेगा तो उसको शामिल कर दिया जाएगा, उसे ही साधन लागत कहा जाता है। सीएसओ द्वारा फरवरी 2015 में जारी निर्देश के अनुसार अब साधन लागत पर व्यक्त जीडीपी राष्ट्रीय आय को नहीं प्रदर्शित करती है। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन मार्केट प्राइस में जीडीपी देखेंगे
तो बाजार मूल्य वह मूल्य है जिसे एक उपभोक्ता द्वारा खरीदते समय किसी विक्रेता को सौंपा जाता है। बाजार मूल्य पर पहुंचने के लिए साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है, जबकि सरकार द्वारा दी गई अनुदान को साधन लागत में से घटा लिया जाता है। यानी जीडीपी फैक्टर कॉस्ट बराबर जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस उत्पादन कर, इसमें हम लोग उत्पादन कर ऐड कर लेंगे और माइनस क्या करेंगे, सब्सिडी घटा लेंगे, तो वह क्या होगा, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जीडीपी देख चुके थे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखेंगे हम लोग नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद। यह किसी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी है जिसमें से एक वर्ष के दौरान होने वाली मूल्य कटौती यानी ह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है। इसमें मूल्य कटौती की दर सरकार निर्धारित करती है। नोट, भारत में मूल्य कटौती की दर का निर्धारण केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है। नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट बराबर क्या, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस ह्रास। ह्रास मतलब क्या, रख रखाव में लगा खर्च, सिंपल याद कीजिए, यानी टूट फूट को घटा लेंगे। अतः किसी भी वर्ष में किसी भी अर्थव्यवस्था में नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमेशा उस वर्ष की जीडीपी से कम होगा। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का प्रयोग एक वर्ष यानी ये क्या देखेंगे, बराबर एक, यानी इसका इस्तेमाल घिसावट के चलते होने वाली ह्रास को समझने के लिए किया जाता है। यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का प्रयोग क्यों होगा, तो जो घिसावट है यानी जो हानियाँ है, एक वर्ष से कोई कंपनी चल रहा है, उत्पादन किया है, उसमें उसको कुछ खर्च लगेगा, तो उसी को के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, पहला कारण। दूसरा, अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की उपलब्धि को दर्शाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होगा। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि दुनिया की अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं अपने यहाँ मूल्य कटौती की अलग अलग दरें निर्धारित करती हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य कटौती को घटाने के बाद जो आय बचती है उसे ही किसी अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी कहते हैं। यानी एनएनपी बराबर जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस ह्रास, या एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर क्या होगा, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस विदेशों से होने वाली आय माइनस मूल्य कटौती। एनएनपी के कुछ उपयोग हैं, जैसे यह किसी भी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम यह किसी भी देश के आय को आकलित करने का सबसे अच्छा तरीका है। जब एनएनपी को देश की कुल आबादी से भाग देते हैं तो उससे उस देश की प्रति व्यक्ति आय का पता चलता है। यह प्रति व्यक्ति सालाना आय होती है। कर छूट एवं राष्ट्रीय आय संबंध यानी टैक्स सब्सिडीज एवं नेशनल इनकम अप्रत्यक्ष कर और अनुदान को एक साथ रखने पर भारत को राष्ट्रीय आय को आकलित करने का ही सूत्र प्राप्त होता है। यानी कि जो राष्ट्रीय आय का जो आकलन का सूत्र होगा, कैसे होगा, यहाँ देखिए, सकल लागत पर राष्ट्रीय आय बराबर एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर घटाएंगे प्लस सब्सिडियरी को ऐड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय लेखा के आधार पर वर्ष एवं लिपि में संशोधन देखते हैं। 30 जनवरी 2015 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार सीएसओ ने राष्ट्रीय लेखाओं के आधार पर वर्ष 2004-05 में संशोधित करके इसको 11-12 कर दिया। इस विज्ञप्ति ने राष्ट्रीय आय संबंधी नई श्रृंखला में एक अन्य महत्वपूर्ण धारणात्मक यानी कॉन्सेप्चुअल परिवर्तन जीडीपी के आकलन के संबंध में किया। नई श्रृंखला में अब साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी फैक्टर कॉस्ट का आकलन धारणा को हटा दिया गया। यानी कि अब लागत पर नहीं निर्धारित करेंगे, अब होगा अब बिक्री कीजिएगा यानी मार्केट प्राइस को ही ध्यान में रखकर जीडीपी के रूप में स्वीकार कर लिया गया। सीएसओ की नई घोषणा के अनुसार जीडीपी की गणना के लिए क्षेत्रवार सकल मूल्य वर्धन यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड जीबीए के अनुमान के लिए साधन लागत के बजाय मूल्य कीमतों यानी बेसिक प्राइस का प्रयोग में लाया गया। मूल कीमतों बराबर क्या होता है, देखिए, मूल कीमत बराबर तो क्रेता से प्राप्त कीमत माइनस उत्पादन यानी टैक्स घटा लेंगे और अनुदान को जोड़ देंगे, बस इतना याद कीजिए। साधन लागत बराबर जीबीए किसी कर को सम्मिलित नहीं करता तथा किसी अनुदान और सब्सिडी को यह नहीं छोड़ता है। बाजार मूल्य पर जीडीपी उत्पादन एवं उत्पादन करों को सम्मिलित करता है तथा उत्पादन अनुदान को सम्मिलित नहीं करता है। यानी कि उत्पाद यानी प्रोडक्ट और उत्पादन यानी प्रोडक्शन।
जीबीए साधन लागत पर जीबीए मूल्य पर तथा जीडीपी बाजार मूल्य पर के बीच संबंध देखिए। यदि सीई बराबर क्या होगा, कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति, ओएस को क्या कहेंगे हम लोग, परिचालन अधिशेष, एमआई को क्या कहेंगे, मिश्रित आय, और सीएफसी बराबर मिश्रित पूंजी का उपयोग। क्लियर है? तो देखिए जीबीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन यानी मूल्य पर, तो सीई प्लस ओएस बटे एमआई प्लस सीएफसी बराबर प्लस उत्पादन कर माइनस उत्पादन अनुदान। और जीबीए साधन लागत पर, इसमें क्या होगा, जीबीए मूल्य पर उत्पादन में जो अनुदान है उसको घटाने के बाद जो उत्पादन कर होगा वह होगा। और जीडीपी बाजार मूल्य पर, जीबीए मूल्य पर उत्पादन कर में से उत्पादन अनुदान यानी सब्सिडी घटा दीजिए तो आपको जीडीपी मार्केट प्राइस प्राप्त होगा। इस विज्ञप्ति में सीएसओ ने इस बात पर बल दिया कि आगे से जीडीपी बाजार मूल्य को ही राष्ट्रीय विकास की माप के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। कुल कीमत पर जीबीए को व्यक्त करने की धारणा को सीएसओ ने यूनाइटेड नेशंस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से लिया है, तो वहाँ वर्ष 1993 से ही इसे प्रयोग में लाया जाता है। राष्ट्रीय आय का अनुमान भारत में कैसे लगता है देख लीजिए। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान के संबंध में उत्पादन, आय और व्यय विधि का मिश्रित प्रयोग होता है। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए सांख्यिकी संगठन ने संपूर्ण अर्थव्यवस्था को 6 क्षेत्र में बांट दिया। पहला है प्राथमिक सेक्टर, दूसरा द्वितीयक सेक्टर, तीसरा है परिवहन, संचार और व्यापार, चौथा होता है वित्त और वास्तविक संपदा, पांचवा होता है सामुदायिक एवं निजी क्षेत्र, छठा है विदेशी क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त लगभग संपूर्ण आय की गणना उत्पादन विधि के द्वारा होती है। कुल राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान तो 30% से भी अभी कम है। विदेशों से शुद्ध साधन आय संबंधी आंकड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े सीएसओ द्वारा तैयार किए जाते हैं, आरबीआई द्वारा नहीं। सीएसओ के अनुसार अब तक जीडीपी साधन लागत के आधार पर आर्थिक समृद्धि दर की माप के लिए प्रयोग में लाया जाता था। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि में रखते हुए जीडीपी बाजार मूल्य के आधार पर इसकी माप की जाएगी। एनएनआई यानी नेट नेशनल इनकम किसी वर्ष में बाजार मूल्य पर व्यक्त जीडीपी है, जिसमें सीएफसी कर्मचारियों की निवल क्षतिपूर्ति तथा शेष विश्व में प्राप्त संपत्ति आय को समायोजित किया गया योग है। के लिए सबका योग होगा। सकल राष्ट्रीय आय यानी जीएनआई मतलब ग्रोस नेशनल इनकम में से ह्रास को घटा देंगे तो एनएनआई यानी नेट नेशनल इनकम प्राप्त हो जाएगा। उसे ही राष्ट्रीय आय यानी नेट नेशनल इनकम कहेंगे। व्यक्ति का यानी पर्सनल इनकम मतलब यह देशवासियों को वास्तव में प्राप्त होने वाली आय है, जिसे इसका सूत्र देखिए, व्यक्ति की आय बराबर राष्ट्र की आय माइनस निगमों का अविरतित लाभांश यानी जो उसका डिविडेंड है उसको घटा दीजिए, फिर माइनस निगम कर टैक्स भी घटाइए, माइनस सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए किए गए भुगतान उसको भी घटा लीजिए, प्लस सरकारी हस्तांतरण भुगतान यानी सरकार के द्वारा जो भुगतान यानी सब्सिडी दिया गया है उसको जोड़ लीजिए, व्यापारिक हस्तांतरण भुगतान इसको भी, मर्चेंट डिस्काउंट इसको भी जोड़ लीजिए, तब कि जो बचा वह क्या है, तो वही राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय संबंधी आकलन एक दृष्टि में देख लीजिए तो जीडीपी 2016-17 में देख लीजिए 11-12 के मूल्य पर भारत का जो राष्ट्रीय आय क्या था, तो व्यक्ति कितना है 1 अरब 21 लाख इतना व्यक्ति था। तो 2016-17 में मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख करोड़, हाँ सही है 10 लाख करोड़, यह भारत का जीडीपी था 2016-17 में स्थिर मूल्य पर। और 2016-17 में चालू मूल्य पर भारत का जीडीपी लगभग 1.5 ट्रिलियन था। और एनडीपी तो 16-17, ये 16-17 हम लोग का काम का नहीं है, आगे बढ़ते हैं। प्रति व्यक्ति आय देख लीजिए तो प्रति व्यक्ति आय 16-17 में चालू मूल्य स्थिर मूल्य पर 82,000 और चालू मूल्य पर 1,03,000, जो अभी वर्तमान में लगभग जो चालू स्थिर मूल्य पर 1,24,000 नहीं 1,24,000 है इस चालू मूल्य पर, और स्थिर मूल्य पर लगभग 1,04,000 समथिंग है। आशा करते हैं कि यह अच्छा लगे प्रयास। तो यहाँ कुछ देखिए, मूल कीमतों पर सकल मूल्य और संवर्धन यानी 2016-17 में ही दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। स्थिर मूल्यों पर 2011-12 के मूल्य संवर्धन पर जीबीए यानी सकल मूल्य संवर्धन 111.68 लाख करोड़ रुपए रहने की संभावना है। इस प्रकार 16-17 में जीबीए 6.7% की संभावना है। और अभी क्या हुआ है, तो हाल ही के क्वार्टर में देखें भारत का जीडीपी तो -23% नीचे गिर गया। ये वर्ष हम लोग को अब इस वर्ष पूछेगा, तो यहाँ देख लेते हैं। भारत में जो कृषि का क्षेत्र था वह बहुत ही कम था, मतलब यह हम लोग को याद करने लायक है।
सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है, लगभग 54%। और यहाँ देखिए सेकेंडरी सेक्टर का योगदान यानी उद्योग धंधों का योगदान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का लगभग 29 से 27% कहेंगे। और कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान बहुत कम 17% के लगभग आसपास है। तो हम आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। फिर अगली बार अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।